नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी अब शाह नीति पर ही चलती दिखेगी? और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमित शाह का महीने भर के अंदर तीसरा दौरा होने जा रहा है। 30 जुलाई को अमित शाह एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ चुनाव का रोड मैप बनाने के साथ ही वो आम कार्यकर्ता और जनता के बीच भी नजर आने वाले हैं। अमित शाह का एक महीने में दूसरा दौरा और तीसरे की भी तैयारी। जाहिर है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर में मध्य प्रदेश बेहद अहम है। समझा जा सकता है पिछले 2 दशकों में बीजेपी पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा मजबूत रही है तो उस सूबे का नाम है मध्य प्रदेश। निश्चित तौर पर अमित शाह के लगातार दौरों का मकसद सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, कहीं ना कहीं नजरें सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। और देश के हृदय प्रदेश में पार्टी कहीं भी किसी भी तरह कमजोर रहना नहीं चाहती, क्योंकि ये संगठन की दृष्टि से उसका देश में सबसे मजबूत किला है। पहले प्रवास से ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने विजय संकल्प अभियान प्रारंभ कर दिया है। 51% वोट शेयर और 200 से अधिक सीटें, ये हमारा लक्ष्य है। और ऐसे में गौरव और हर्ष का विषय है कि हमें निरंतर माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तो उसमें जितने भी रणनीतिक और संगठनात्मक विषय हैं उन सब पे चर्चा होते हुए अब संगठन को गति दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता इस प्रचंड महाविजय के महायज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए लग चुका है। पार्टी में समन्वय की चुनौतियां हैं, ऐसा समीक्षक मानते हैं। लगता है खुद अमित शाह ने इस चुनौती को एक तरह से स्वीकार किया है। अमित शाह जैसे नेता की मध्य प्रदेश में लगातार मौजूदगी जमीनी कार्यकर्ताओं को उत्साह से भर रही है, तो वरिष्ठ नेताओं को कर्तव्य पथ को लेकर सजग कर रही है। वहीं इंदौर में सबसे बड़े बूथ सम्मेलन की तैयारी और अमित शाह के परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव जाने की योजना के पीछे भी हर वर्ग को साधने की मंशा दिखाई देती है। हालांकि कांग्रेस का नजरिया कुछ और ही कहता है। पिछली बार आए थे तब उन्होंने ये बोला है कि भाई शिवराज की बात मैं नहीं करता, यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी और भूपेंद्र यादव जी, हम इनको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, ये जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। मतलब दरकिनार कर दिया हर फैसले में शिवराज को। इसलिए आना पड़ रहा है कि जो इंटरनल सर्वे बीजेपी का हुआ उसमें बीजेपी की सरकार सीधे सीधे जा रही, कांग्रेस की बन रही। मध्य प्रदेश में इस बार जिस तरह के हालात हैं वहां शख्सियतों में घमासान होना भी तय है, और जहां अमित शाह जैसा किरदार मौजूद हो वहां पार्टी को फायदा मिलना तय है। इधर कांग्रेस भी सतर्क है और राहुल, प्रियंका सहित अन्य सीनियर लीडर्स के दौरों को लेकर लगातार प्लानिंग बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश बीजेपी में यदि कोई इस बार यह सोचकर बैठा हो कि उसे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर टिकट मिल जाएगा, तो वो ये मुगालता अभी दूर कर ले, क्योंकि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में एमपी बीजेपी परिवारवाद से तौबा करने की तैयारी में है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजनीतिक दलों में नेता पुत्रों की लंबी कतार। बीजेपी नेतृत्व का परिवारवाद से साफ इनकार। 23 का समर, कांग्रेस बीजेपी कितनी तैयार। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलकों में परिवारवाद की चर्चा जोरों पर होती है। हर कार्यकर्ता अपने लिए टिकट का दावा करता है और साथ ही पार्टी को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि जनता का आशीर्वाद उसके ही साथ है। वहीं इस सबके बीच नेता पुत्र भी पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नेता पुत्रों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि परिवारवाद से बचना है। तो बुधवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे तब भी फंडा बहुत क्लियर था कि टिकट उसे ही मिलेगा जो जीत दिला सकेगा। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के लिए जो भी सक्षम प्रत्याशी होंगे वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और परिवारवाद तो मोदी जी ने खत्म कर दिया देश के अंदर, इसको कहते हैं ना ताबूत में लगा दिया है। और परिवारवाद नहीं चलेगा। हाँ, परिवार का कोई व्यक्ति किसी का है, वो कार्यकर्ता है, मेहनती है, जनता में लोकप्रियता है, तो उसने अपराध नहीं किया है। कांग्रेस पर बीजेपी लगातार परिवारवाद के आरोप मढ़ती रही है और अब बीजेपी ने खुद परिवारवाद से तौबा कर लिया है। ऐसे में बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस का अलग ही नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी में ही सबसे अधिक परिवारवाद है और यदि ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है प्रधानमंत्री जी के नाम पर, तो अब देखना होगा कि मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को टिकट मिलेगा कि नहीं, पटवा साहब को टिकट मिलेगा कि नहीं, कृष्णा गौर जी को टिकट मिलेगा या नहीं। सिर्फ दिखावा और एक परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी को कैसे नीचा दिखाया जाए, यह इनकी नीति रहती है। परिवारवाद वो मुद्दा है जिसने हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर बीजेपी ने हर बार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का ये दाव चुनाव में उसके लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के ये तीन वो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी की दशा और दिशा दोनों बदली है। बात 2023 की है, जाहिर है टिकट की लंबी कतार है, लेकिन क्या परिवारवाद को लेकर जिस तरह मोदी ने बात कही है, क्या ये माना जाए कि इस बार इस पर मोहर भी लगेगी या कुछ और दिखेगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल। चुनाव से पहले बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है और लगातार बीजेपी के नए सदस्य जुड़ भी रहे हैं। और इसी कड़ी में दमोह में जस्टिस रहे प्रकाश भाऊ उइके ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने उइके को सदस्यता दिलाई। प्रकाश भाऊ उइके ने कहा कि राजनीति में सेवा करने के पर्याप्त अवसर हैं और इसीलिए मैंने जस्टिस पद से त्यागपत्र दिया है और राजनीति में आया हूं। वहीं उनके साथ ही कल्याण परिषद के अध्यक्ष सोहन सिंह वनवासी ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में एक जज, पहले जो जज रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं दमोह में, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। प्रकाश जी हैं और साथ ही कुछ और लोगों ने भी। प्रकाश जी, क्या वजह रही कि वो कुर्सी छोड़ना पड़ा जिस पर लोगों को न्याय मिलता और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास? निश्चित रूप से न्यायाधीश का पद एक सम्मानजनक पद है। पिछले 12 साल से मैं न्यायाधीश के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थ रहा हूं, लेकिन जिस तरह से हमारी भाजपा की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए और जनजातियों के लिए जो कार्य किया, आज आप देख लीजिए पिछले 70 साल में हमारी मुर्मू दीदी को जिन्होंने राष्ट्रपति बनाया, उस पद पर बिठाला अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को, तो ये जो रीति नीति ये हमको प्रभावित करी है और इसलिए हमने अपना पद छोड़कर त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता की तरह काम करने का हमने संकल्प लिया है। कितने साल रहे आप इस व्यवस्था में? मैं 12 साल से जुडिशरी में था, उससे पहले मैं सांख्यिकी अधिकारी था। मैं 3-4 नौकरियां छोड़ चुका हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे जनजातीय समाज के लिए कार्य किया है और जिस तरह से भारत को आगे ले जा रही है, उस चीज़ से प्रभावित होकर मैं आम कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं। ऐसा लगता है सरकारी सेवा से ज़्यादा राजनीति में सेवा करने से आपका रास्ता बनेगा, या जो आप सोच रहे हैं वो राजनीति में आने से पूरा होगा? मेरा मुख्य लक्ष्य जो है जनता की सेवा करना। जुडिशरी की एक अपनी सीमाएं होती है, अपनी एक लिमिट होती है, उससे बाहर जाके आप बहुत ज़्यादा जनसेवा नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर हमारे पास एक क्षेत्र है कि हम जनजातीय क्षेत्रों में, उनकी रीति नीति ऐसी कि जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करें, तो हमें कार्य करने का अवसर मिलेगा। तो माने कि चुनाव में भी कहीं नजर आएंगे बतौर प्रत्याशी के रूप में भी बीजेपी? वैसा मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं है। अगर मेरा चुनाव लड़ने ही लक्ष्य होता तो मैं इतनी बड़ी पोस्ट छोड़कर आम कार्यकर्ता की तरह जनता पार्टी से नहीं जुड़ता। चलिए, पार्टी के नए सिपाही के रूप में बहुत सारे नए सिपाही मिल गए आज भारतीय जनता पार्टी को। अब सिपाही बनकर काम करेंगे या नेता बनकर, ये तो चुनाव के बाद समझ आएगा। लेकिन जब कोई ज्वाइन करता है तो निश्चित है लाइन बड़ी करना चाहता है। जज की नौकरी छोड़ी, न्यायाधीश की नौकरी छोड़ी, कुछ तो होगा। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। चुनाव नजदीक आते ही वादे और दावों पर दंगल शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां 2018 में किए गए 36 में से 34 वादे पूरे होने की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को वादों पर ही घेर रही है। तो आखिर क्यों गरमाया है वादों का बाजार, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वादे हैं, वादों का क्या, चुनावी साल है, ऐसे में प्रदेश में दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी वादों और दावों पर बहस कर रही है। लेकिन इससे उलट महासमुंद से आई ये घटना तमाम वादों को खोखला बता रही है। इधर कांग्रेस 2018 में अपने जन घोषणा पत्र को याद दिला रही है। कांग्रेस ने अपने वादों का ब्यौरा जारी करते हुए बीजेपी को घेरा। कांग्रेस ने सरकार में आने के लिए जनता से 36 वादे किए थे, जिनमें से वो 34 वादों को पूरा करने का दावा कर रही है। लेकिन सरकार के ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान पार्टी के दावों पर ही सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया था 2018 में जन घोषणा पत्र में कुल 36 बिंदुओं में वादा किया था, और उस जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वादों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। 4.5 साल में ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वादों को पूरा कर दिया है। आखिरी विश्लेषण जो मैंने किया था उसमें 12 पूर्ण लागू हो गए हैं पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से, 12 आंशिक रूप से लागू हो चुके हैं और 12 पे काम करना बाकी है, जिसमें आप शराबबंदी को एक कह सकते हैं जो 12 नहीं हुए हैं। कांग्रेस को घेरने में जुटी बीजेपी के लिए सिंहदेव का यह बयान किसी मौके से कम नहीं था और पार्टी ने बिना देर किए इस मौके को बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश की और कहा कि कांग्रेस ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 34 वादे पूरे हो गए। टीएस सिंहदेव साहब का बयान आता है कि हमने 12 पूरे किए हैं, 12 में आंशिक रूप से काम हो रहा है और 12 पर विचार हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि असत्य बोलने से पहले, झूठ बोलने से पहले, झूठ में भी सामंजस्य होना चाहिए। कांग्रेस के लोग आपस में बैठ करके पहले तय कर लें कि मुख्यमंत्री जो अत्यंत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस प्रदेश के, उनकी अलग बयानी है। कांग्रेस की जो नियमित प्रेस होती है उसके कुछ और कहने हैं और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कुछ और कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस ने वादे पूरे किए हैं तो फिर जनता परेशान क्यों है, और बीजेपी जो दंभ भर रही है क्या उससे जनता को राहत मिलेगी, या फिर दोनों ही पार्टियां वादे हैं वादों का क्या की तर्ज पर ये चुनाव निकाल लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए संसद में विधेयक पारित करा दिया, लेकिन सूबे में इसे लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। क्रेडिट लेने की होड़ में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कई जातियों को केवल दस्तावेजों में हुई गलतियों के कारण बीते कई दशकों से जनजाति वर्ग को मिलने वाले फायदे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब 12 जातियों को जनजाति के तौर पर अपना हक मिल सकेगा। इनकी तादाद 10 लाख से ज्यादा है। यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी इसका क्रेडिट मोदी सरकार को दे रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, उन्हें पत्र दिया और पत्र के बाद आग्रह था जो 12 जाति के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकार मिले, उसके लिए प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने तत्काल अपने अधीनस्थ को आदेश जारी किया और बाद में अमित शाह जी ने इसको आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट में, पहले लोकसभा में, फिर विधानसभा में प्रस्तुत होके अब ये कानून बन जाएगा हमेशा के लिए। बीजेपी से उलट कांग्रेस इसके लिए सीएम भूपेश बघेल को हीरो बता रही है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के मुताबिक भूपेश बघेल ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, इसके बाद ही केंद्र सरकार ने मामले में सुध ली। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल तक सरकार थी। इन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या पहल किया था? जो आप शेयर लेने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको सार्वजनिक करे
भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आने के बाद जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस मामले को शुरू किया, इस मामले में पहल शुरू की, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी पत्र लिख के स्टे लेने की कोशिश किया है। ये सीधे सीधे अवसरवाद है। सूबे में भले ही चुनाव की वजह से 12 जातियों के मुद्दे पर सियासत हो रही है, लेकिन जिन जातियों को एसटी वर्ग में शामिल करने का फैसला लिया गया है, उससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। अब वो इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं, ये उन्हीं पर निर्भर है। लेकिन फिलहाल क्रेडिट की राजनीति तेज होती नजर आ रही है। बंसल न्यूज के लिए कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, रायपुर। कांग्रेस में लगातार बैठकें कर चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है और इसी बीच कांग्रेस के इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स पर भी चर्चाएं होने लगी है। इस इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस को कितनी सीटों पर बढ़त मिल रही है और कितनी पर कांग्रेस कमजोर है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव समिति की घोषणा के बाद टिकट वितरण का मापदंड तय करने में पार्टी जुट गई है। इसी मकसद से इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट्स पर दिग्गज माथापच्ची कर रही हैं। रिपोर्ट में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो मिलता नजर आ रहा है, लेकिन 22 विधायकों और 4 मंत्रियों की कमजोर रिपोर्ट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है या बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही है, उनकी भी अलग अलग सूची तैयार की गई है। सर्वेस तो होते हैं और ये तो सब पार्टियां करती हैं, हम भी कर रहे हैं और करेंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं होती कि बी ऑल और एंड ऑल होता है हर चीज़ का, तो चलती रहती है। इधर कांग्रेस के इंटरनल सर्वे रिपोर्ट और बहुमत मिलने के दावे पर बीजेपी ने तंज कसा है। पौने 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चली है और जिस प्रकार से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में हुआ है, छत्तीसगढ़ का हर वर्ग राज्य की कांग्रेस सरकार से नाराज है। कांग्रेस का तो छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ होना तय है। जाहिर है इस बार दोनों ही पार्टियां वैज्ञानिक तरीकों से आगे बढ़ रही हैं। सर्वे और दूसरे तरीकों को काफी तवज्जो दी जा रही है। कांग्रेस सर्वे के डेटा के जरिए अपनी कमजोरी ढूंढ रही है, तो बीजेपी एक बार फिर अपनी वापसी के रास्ते तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। बस्तर में अब शिलालेख पर राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कलेक्टर को लेटर लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासनकाल में जिन कार्यों के भूमि पूजन के शिलालेख लगवाए गए थे, वो सभी गायब कर दिए गए और अगर प्रशासन ने इस पर 7 दिन में कार्रवाई नहीं की तो हम उन सभी जगहों पर शिलालेख लगवाएंगे जहां से हटाया गया है। वहीं कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि उन्होंने या प्रशासन ने शिलालेखों को हटवाया नहीं है, ना ही कोई जानकारी है। साथ ही कहा कि गुणवत्ताहीन शिलालेख पट्टिकाएं होंगी, इसी वजह से गिर गई हैं। मैंने सम्माननीय कलेक्टर साहब को एक पत्र दिया है। पत्र में मैंने निवेदन किया है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के विकास यात्रा के दरमियान 12 मई 2018 को जो शिलालेख थे, कई शिलालेख जो मेरे कार्यकाल में पुराने पुल पे नए पुल का निर्माण का कार्यक्रम शिलालेख, ऐसे सभी शिलालेख को पुनः आप स्थापित करें। बाफना जी का इस तरीके का आरोप एक तरीके से बेबुनियाद है। कोई कांग्रेस पार्टी ने उनके शिलालेखों को नहीं हटाया, न जिला प्रशासन ने हटाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शिलालेख उस समय लगाए गए होंगे वो गुणवत्ता विहीन रहे होंगे। मौसमी मार होती है, बरसात होता है, धूप होता है, ठंड होता है, कि जर्जर स्थिति में निकल गए होंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।